जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तब आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना एक अनिवार्यता के समान होता है। न्यूज़पेपर में बहुत से स्थानों के नाम आपके सामने आते हैं। उन स्थानों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानना, उनकी लोकेशन को जानना भी आपके लिए ज़रूरी होता है, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिहाज से। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम मानचित्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं, जो कि किसी न किसी जगह से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि इस प्रोग्राम की परिपाटी रही है, सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो कि पिछले प्रोग्राम में आपसे पूछा जाता है। तो पिछले प्रोग्राम में कौन सा अभ्यास प्रश्न आपसे पूछा गया था? पूछा गया था कि हिमालयन याक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने था, हिमालयन याक मुख्य रूप से लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन था, हिमालयन याक को आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। तीसरा कथन आपके सामने था, फसाई यानी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयन याक को खाद्य उत्पादन के लिए प्रतिबंधित प्रजाति घोषित किया है। उपरोक्त में से कौन सा या से सही है या है? कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है या सही है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन और ऑप्शन डी एक, दो और तीन। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन आपके सामने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। यानी फसाई ने हिमालयन याक को खाद्य उत्पादन के लिए प्रतिबंधित नहीं किया है, बल्कि उसको अनुमति प्रदान की है खाद्य उत्पादन के लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या जान लेते हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये एशिया में स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें भारत भी सम्मिलित है। भारत का उत्तरी क्षेत्र काफी सम्मिलित है, जो कि हिमालयन याक का एक सामान्यतः क्षेत्र माना जाता है। हिमालयन याक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और लगभग 7,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों में सामान्यतः उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। हिमालयन याक को उनकी घटती आबादी के कारण आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के साइट्स 1 में रखा गया है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके परिशिष्ट 1 में रखा गया है। इसी तरह से वर्ष 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयन याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकृति प्रदान की है और इस प्रकार से कथन 3 गलत हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि इस न्यूज सेशन के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है, द न्यू सेशन सेल के माध्यम से। आप जान ये भी इस बात को भी समझिए कि जो सेल है उसका मतलब सिर्फ बचत करना नहीं है, बल्कि आपके द्वारा आपकी सफलता में उठाया गया पहला सही कदम भी है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 1 से 3 जून तक मिल रही है 40% की छूट। तो इस छूट का लाभ जरूर उठाइए। इसके अलावा बुक्स और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डीएलपी पर भी आपको 25% की छूट प्रदान की जा रही है। ये छूट केवल 3 जून तक ही अस्तित्व में रहेगी। तो जल्दी से छूट का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराएं और इस छूट का लाभ उठाएं। आप हमें एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8750187501 और तुरंत डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप और इस छूट का हिस्सा बनिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न पर विचार करते हैं, जो कि किसी न किसी जगह से जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सिक्किम में एक संकीर्ण भूमि गलियारा है जो भारत के पूर्वोत्तर भाग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। दूसरा कथन है, इसकी सीमा नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। और तीसरा कथन है कि भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले 2 स्थलीय संपर्क मार्गों में से एक के रूप में इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं कि ये सिक्किम में स्थित नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, अगर भारतीय राज्य की बात करें। इसके अलावा इसकी सीमा नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। कथन बिल्कुल सही है। भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला, या आप कह सकते हैं कि शेष भारत से जोड़ने वाले 2 स्थलीय संपर्कों में, 2 स्थलीय संपर्क नहीं, ये अपने आप में एक
मात्र स्थलीय संपर्क है और यही इसका सामरिक महत्व स्पष्ट करता है। इस प्रकार से कथन एक ही आपसे संख्या पूछी गई है कि कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है? आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अवस्थिति है और ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सिक्किम की अवस्थिति यहाँ है, भूटान की यहाँ पर है, बांग्लादेश और नेपाल से इस कॉरिडोर की सीमा लगती है। अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर ये केवल 21 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। कई जगहों पर ये जो चौड़ाई है आपको 17 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी, यानी कई संदर्भों में 17 किलोमीटर का भी जिक्र आता है। लेकिन सामान्यतः आप 21 से 22 किलोमीटर की जो फैक्ट है उसी को मान करके चलिएगा। ये भारत के इस हिस्से को, यानी भारत के पूर्वोत्तर को भारत के शेष भारत से जोड़ने वाला एक बहुत ही सामरिक स्थान पर स्थित एक संकीर्ण स्थलीय गलियारा है और इसका विशिष्ट सामरिक महत्व है। भारत ने एक वैकल्पिक मार्ग भी गढ़ने का प्रयास किया है पूर्वोत्तर तक जाने के लिए। कोलकाता पोर्ट को म्यांमार में स्थित सितवे पोर्ट से जोड़ने का प्रयास किया है। ये परियोजना चल रही है, तेजी से इस पर काम चल रहा है और सितवे पोर्ट को फिर मिजोरम के आइजोल से जोड़ा गया है, मिजोरम की राजधानी से। फिर इस आइजोल से आगे यहाँ सिलचर तक जोड़ा गया है और फिर इसको आगे यहाँ से एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से शिलोंग से जोड़ने का प्रयास भारत द्वारा किया गया है, ताकि पूर्वोत्तर तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग भी खड़ा किया जा सके। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में भूमि की एक पतली पट्टी है, जैसा कि आपने जान लिया, और भारत के पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर यह 21 से 22 किलोमीटर या 17 किलोमीटर चौड़ा है। नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। गलियारा महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि संपर्क मार्ग है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके सामने पहला कथन है, ये भ्रंशों से निर्मित ब्लॉक पर्वत है। दूसरा कथन है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक चौड़ी है। और तीसरा कथन है, दून लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच नदी अपर्दन और विवर्तनिक गतिविधि के कारण बनी अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हिमालयन जो पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत नहीं है बल्कि वलित पर्वत है। इस प्रकार से एक कथन गलत हो जाता है। हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक चौड़ी है, पश्चिम भाग में चौड़ाई ज्यादा है। इस प्रकार से कथन भी गलत हो जाता है। दून लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच नदी अपर्तन और विवर्तनिक गतिविधियों टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज हैं उसके कारण बनी एक अनुदैर्ध्य घाटी है। ये कथन सही है और इस प्रकार से केवल एक, यानी संख्या आपसे पूछी है कि कितने कथन सही है, तो केवल एक ही यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या और देखते हैं। हिमालयन इस प्रकार से उत्तरी भारत में एक चाप के आकार का निर्माण करता है, एक आर्क बनाता है। इसमें सामान्यतः 3 श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपरी हिस्से में महान हिमालय की श्रेणी, उसके दक्षिण में यानी बीच में लघु हिमालय की श्रेणी और सबसे दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी शिवालिक हिमालय की श्रेणी। हिमालय जो है वो एक युवा वलित पर्वत है जो विश्व के सबसे ऊंचे और कठोर पर्वतों में से एक है। वलित पर्वत का निर्माण संपीड़न बलों के कारण होता है जो तब उत्पन्न होते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, भूमि को ऊपर उठाती हैं और पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, ऊपरी हिस्सा है, वो सिकुड़कर वलित हो जाता है। इस प्रकार का हो जाता है और भारत की उत्तरी सीमा पर एक चाप के आकार का निर्माण ये करता है। अगर इसकी लंबाई देखें तो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक इसकी लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। इस प्रकार से पश्चिमी हिस्सा ज्यादा चौड़ा है और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पश्चिमी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो पूर्वी भाग की तुलना में अधिक चौड़ी हमें दिखाई देती है। अगर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि 3 समानांतर श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं और बाहरी हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय सबसे उत्तरी छोर पर है और ये यहाँ सबसे सर्वोच्च चोटियां भी आपको देखने को मिलेंगी। मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसमें पीर पंजाल, धौलाधार जैसी श्रेणियां देखने को मिलेगी। और जो बाहरी हिमालय है सबसे निम्न श्रेणी है, सबसे दक्षिण की श्रेणी है, इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। सबसे दक्षिणी और निम्न श्रेणी के रूप में इसको जाना जाता है। दून जो है वो ऐसी लंबवत घाटियां हैं जो लघु हिमालय यानी हिमाचल और शिवालिक पर्वतमाला के बीच में स्थित है और इसका निर्माण निश्चित रूप से नदी अपर्दन और जो टेक्टोनिक गतिविधियां हैं पृथ्वी की
जो एक प्रकार से विवर्तनिक गतिविधियां हैं, उनके कारण इसका निर्माण हुआ है। कई इसके उदाहरण हैं, न केवल देहरादून इसका उदाहरण है, बल्कि कोटली दून और पाटली दून जैसे स्थान भी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम उत्पादन में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, भारत के लगभग 65% बॉक्साइट भंडार ओडिशा में केंद्रित है। और तीसरा ऑप्शन है, आर्थिक दृष्टि से एल्यूमीनियम लौह अयस्क और तांबे के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आधार धातु है, बेस धातु है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य नहीं है? आपसे पूछा है। चार ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार भारत में है, ये कथन गलत है। 65% बॉक्साइट भंडार उड़ीसा में है, ये सही है। आर्थिक दृष्टि से एल्यूमीनियम लौह अयस्क और तांबे के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण धातु है, ये भी सही है। आपसे पूछा है कि कौन कितने सत्य नहीं है, तो केवल एक सत्य नहीं है, यानी केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ी और देखते हैं। भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार रखता है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम निर्माण में किया जाता है। मुख्य रूप से हाइड्रेटेड एल्यूमीनियम ऑक्साइड से बनी चट्टानें होती हैं। और हाइड्रेटेड एल्यूमीनियम ऑक्साइड का मतलब क्या क्या मतलब होता है? एल्यूमीनियम ऑक्साइड हुआ Al2O3, ये हुआ एल्यूमीनियम ऑक्साइड जिसको एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप इसमें जल के अणु मिला देंगे तब ये हाइड्रेटेड एल्यूमीनियम ऑक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः बेयर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना के उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी आप जानते हैं कि बॉक्साइट अयस्क के माध्यम से ही एल्यूमिना का निर्माण होता है एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट में बेयर एक इंडस्ट्रियल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इस बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या एल्यूमिना का की प्राप्ति करते हैं और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से इससे हम एल्यूमिनियम की प्राप्ति करते हैं। तो एक प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। भारत का लगभग 65% बॉक्साइट भंडार उड़ीसा में ही केंद्रित है। इसके अलावा झारखंड में 10%, गुजरात में 9%, छत्तीसगढ़ में 6%, महाराष्ट्र में 6%, मध्य प्रदेश में 3% और देश के बाकी हिस्सों में 1% हमें देखने को मिलता है। बॉक्साइट के जो निक्षेप हैं वो मुख्यतः लेटेराइट से जुड़े हैं तथा गुजरात और गोवा के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर के पहाड़ियों एवं पठारों पर आवरण के रूप में इनको पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया प्रमुख उत्पादक बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉक्साइट या आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक है। इसकी हिस्सेदारी इसके उत्पादन में 29% की है, जहां पर बॉक्साइट के जो भंडार हैं वो बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। इसके बाद चीन 19%, कीनी 18%, ब्राजील 10% और भारत केवल 7% का स्थान रखता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जहां पर विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार भारत में पाया गया था, ये कहां पर पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बॉक्साइट भंडार के बारे में यहाँ बात हो रही है। आर्थिक दृष्टि से जो एल्यूमिनियम है ये लौह अयस्क और तांबे के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आधार धातु मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है, इसे वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। दूसरा कथन है, यह विशेष रूप से स्वच्छ जल की प्रजाति है। तीसरा कथन है, यह कार्यात्मक रूप से दृष्टिहीन है और शिकार का पता लगने के लिए अल्ट्रासोनिक इको लोकेशन पर निर्भर करती है। चौथा ऑप्शन है, चौथा कथन है, यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के रूप में एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है जो जैव विविधता और जल गुणवत्ता को उजागर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपरोक्त विवरण से सबसे अच्छी तरह से मेल खाती है? चार ऑप्शन है, गंगा नदी डॉल्फिन, स्वच्छ जल का मगरमच्छ, तीसरा ऑप्शन है भारतीय सॉफ्ट शेल कछुआ और चौथा है महासीर मछली। ये जो सारी बातें कही गई हैं ये गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कही गई हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में सामान्य तथ्यों को जानते हैं। सामान्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में इस स्थान पर गंगा नदी डॉल्फिन की उपस्थिति आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और बांग्लादेश में स्थित कर्णफूली सांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। लेकिन ये प्रजाति अपने अधिकांश प्रारंभिक वितरण क्षेत्रों से अब विलुप्त हो चुकी है और विशेष रूप से ये स्वच्छ जल की प्रजाति मानी जाती है। और अगर ये कहीं पर उपस्थित नहीं है, इसका मतलब है कि वहां जल की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। इस प्रकार से इसको स्वच्छ जल का संकेतक भी माना जाता है। यानी एक प्रकार से प्रदूषण के बारे में भी इससे संकेत प्राप्त होता है। कार्यात्मक रूप से दृष्टिहीन होती है और शिकार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती है और उसी के माध्यम से इको लोकेशन के आधार पर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाती है। यानी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं
उनका इस्तेमाल इस प्रकार से करती है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती है और किसी भी वस्तु से टकरा करके वे अल्ट्रासोनिक वेव्स परावर्तित होती हैं और उसके आधार पर ये किसी वस्तु के आकार के बारे में, उसके स्थान के बारे में, उसकी दूरी के बारे में पता लगाती है। कई अन्य जीव जैसे चमगादड़ भी इसी प्रकार से इको लोकेशन के माध्यम से किसी वस्तु की उपस्थिति के बारे में पता लगाते हैं। सामान्यतः अकेले या छोटे समूहों में प्राय मां बछड़े के युग्म यानी मदर काफ पेयर्स के रूप में इसको देखा जाता है। श्वसन के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि, जब ये सांस लेती है तो एक खास तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं, इसलिए इसको सुसु के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके संरक्षण स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज सीएमएस के परिशिष्ट 1 में रख करके इसको उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है। टाइगर ऑफ गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है और उसकी सबसे पहले आधिकारिक तौर पर जो खोज हुई थी वो 1801 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको कब घोषित किया गया? 2009 में घोषित किया गया। इसके अलावा असम का राजकीय जलीय जीव भी गंगा नदी डॉल्फिन है। ये नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में देखी जाती है। जैव विविधता और जल गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालती है क्योंकि स्वच्छ जल में पाई जाती है और अगर इसकी उपस्थिति कहीं है तो वो स्वच्छ जल का संकेतक भी है, बेहतर जैव विविधता का संकेतक भी वो हो सकती है। अगला प्रश्न है, कोयला क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के पास विश्व के 5वें सबसे बड़े कोयला भंडार है और यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश है। दूसरा कथन है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ भारत के 3 शीर्ष कोयला समृद्ध राज्य हैं जो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69% हिस्सा रखते हैं। तीसरा कथन है, शक्ति नीति 2017 का उद्देश्य कोयला आवंटन को पारदर्शी बनाना है जो नामांकन आधारित प्रणाली से नीलामी या टैरिफ आधारित बोली प्रणाली की ओर संक्रमण करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं, कितने सही है आपसे ये पूछा गया है। देखिए, भारत के पास विश्व के 5वें सबसे बड़े कोयला भंडार है और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश भारत बताया गया है। इस प्रकार से कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और विश्व के सबसे बड़े कोयला जो रिजर्व देश हैं, कोल रिजर्व जहां पर सबसे ज्यादा है, यूनाइटेड स्टेट्स में 28% है, रशिया में 18% है, चाइना में 13% है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 9% है और 5वें नंबर पर भारत 7% है, जर्मनी में 5% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 20% है। तो भारत के पास विश्व के 5वें सबसे बड़े कोयला भंडार है और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है। भारत सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता नहीं है। कोयला भारत की ऊर्जा मिश्रण में 55% का योगदान देता है और बिजली उत्पादन में 74% की हिस्सेदारी कोयला रखता है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ भारत के शीर्ष 3 कोयला समृद्ध राज्य हैं जो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69% हिस्सा कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड का वो क्षेत्र है जहां पर बड़े स्तर पर कोयला भंडार पाए जाते हैं। यहाँ असम और मेघालय का क्षेत्र भी आप देख सकते हैं। यहाँ एक ये बेल्ट पाई जाती है जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। ये कोयला के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत में। सरकार ने कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने और विद्युत क्षेत्र के संचालन को सरल बनाने के लिए एक नीति लेकर के आई थी, शक्ति नीति के नाम से हम इसको जानते हैं। एक संशोधित शक्ति नीति को भी सरकार ने मंजूरी दी जिसके तहत नामांकन आधारित कोयला आवंटन प्रणाली को पारदर्शी नीलामी और टैरिफ आधारित बोली प्रणाली से बदल दिया गया और इसमें व्यापार को आसान बनाने के लिए 8 पुरानी श्रेणियों की जगह पर 2 सुव्यवस्थित विंडो 1 और विंडो 2 को लागू किया और इस प्रकार से कथन 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है, तो केवल 2, इसमें कितने कथन सही है? तो 2 कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसका सही उत्तर ये होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। दूसरा कथन है, यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। यह एक बारहमासी नदी है और उसकी भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु परिस्थितियों के कारण इसकी कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। कितने कथन सही नहीं है या है? ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन सभी 3 और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो यहां आपसे पूछा गया है कि कितने कथन सही नहीं है।
तो सारे कथन अगर सही हुए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे ही कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। और चलिए इसकी व्याख्या भी जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से यारलुंग शांगपो के रूप में इस तिब्बत से होते हुए इस तरह से भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश, असम से होती हुई इस प्रकार से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से उद्गमित होती है। वहां उसे यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। सहायक नदियां कौन सी है? दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दिहिंग, तिस्ता और धनसारी इसकी सहायक नदियां हैं। बारहमासी नदी है, यानी हमेशा बहती है, 12 के 12 महीने ये बहती है। इसकी भौगोलिक स्थिति और प्रचलित जलवायु परिस्थितियों के कारण इसकी कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। वर्ष में 2 बार बाढ़ आती है। गर्मियों में हिमालय की बर्फ पिघलने के कारण और मानसून के प्रवाह के कारण भी इसमें बाढ़ आती है। ये नदी अपने आप में गतिशील है, डायनेमिक है, क्योंकि लगातार भूस्खलन और भूवैज्ञानिक गतिविधियां इसे बार बार अपना मार्ग बदलने के लिए बाधित करती है। इसलिए इसमें काफी डायनेमिक भी माना जाता है कि अलग अलग जो टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली गतिविधियों के कारण इसके मार्ग में भी परिवर्तन कई बार देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, चावल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चावल उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है तथा कि इसकी कुल कृषि योग्य भूमि में लगभग 1/4 भाग पर चावल की खेती होती है। दूसरा कथन है, यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और उच्च आर्द्रता के साथ 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। डी ऑप्शन है, न तो एक और न ही दो। ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए हैं और नहीं पूछा है आपसे तो न तो एक और न ही दो इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चाइना विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। आप देख सकते हैं 202 मिलियन टन का ये सामान्यतः उत्पादन करता है। इसके अलावा इंडिया में 191.43, इसके अलावा इंडोनेशिया 60.81। तो आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा बहुत बड़े अगर टॉप 3 देशों को देखें तो उसमें चाइना आएगा, इंडिया आएगा, इंडोनेशिया आएगा। तो चावल उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां इसकी कुल फसल भूमि में से लगभग 1/4 भाग पर चावल की खेती होती है। अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उच्च उपज वाले राज्य यानी जहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल है। एक खरीफ फसल है चावल, जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और उच्च आर्द्रता तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कथन 2 भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। कौन से कथन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा बर्मा माइक्रोप्लेट के बीच टेक्टोनिक टकराव से हुई। दूसरा है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर है। और तीसरा कथन है, ट्रेन 10 डिग्री चैनल एक संकरी जलडमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है या है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और बर्मा माइक्रोप्लेट के बीच टेक्टोनिक टकराव से हुई है, सही कथन है। इंदिरा पॉइंट के बारे में कथन सही है। और 10 डिग्री चैनल एक संकरी जलडमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये बर्मी प्लेट है यहाँ से, और इनके भारतीय प्लेट और बर्मी माइक्रोप्लेट के टकराव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति देखते हैं। ये 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड्स से अलग करता है। आप देख सकते हैं अंडमान आइलैंड का जो ये है लिटिल अंडमान दक्षिण में देखेंगे, और इसी प्रकार से निकोबार आइलैंड में जो दक्षिण में ग्रेट निकोबार आइलैंड स्थित है, और इसका जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो सारे कथन वहां पर सही हो जाएंगे। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर स्थित है। दूसरा कथन है, यह समूह मुख्यतः कोरल द्वीपों से बना है। और तीसरा कथन है,
लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा संप्रभु द्वीपीय क्षेत्र है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कितने कथन सही है या हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।